अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस की थी। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया था, जैसे रेट लॉ क्या है, रिएक्शन जो है वो कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, और उसके अलावा उसके जो टाइप्स वगैरह हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है। तो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट आउटलाइन, बेसिक आउटलाइन की तरफ चलते हैं, डेट इज़ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द रिएक्शन इन विच द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ इज इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर जब हम रेट इक्वेशन लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, उस रेट इक्वेशन के अंदर या उस रेट लॉ के अंदर जो रिएक्टेंट्स के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो उनका जो सम अप है वो क्या कहलाएगा, इसी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। और अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स के एक्सपोनेंट्स का सम वो इक्वल टू 3 आ जाए, तो इसका मतलब है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, देखिए 2NO + 2H2 गिव्स राइज टू N2 + 2H2। यही जो आपके रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो जब हम रेट लॉ के अंदर लिखते हैं तो वो उसके क्या बन जाते हैं, उसके एक्सपोनेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब रेट लॉ ज़रूरी नहीं है कि आपको जो इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स नज़र आ रहे हैं वही चीज़, वही नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर आएँ, ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक्सपेरिमेंटली कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक से ज़्यादा स्टेप को फॉलो कर रहे होते हैं। उनके अंदर जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज़ द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, कुछ रिएक्शन, कुछ स्टेप्स फास्ट होते हैं, कुछ स्टेप्स स्लो होते हैं। तो जो स्लो स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। वो रेट को डिटरमिन करता है, उसके अंदर रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व होंगे वो ही इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे वैसे बजाय देखें तो लग रहा है 2 + 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रेट लॉ की जब हम इक्वेशन लिखते हैं, जब हमने एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन को देखा है तो इस रिएक्शन के अंदर जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके अंदर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 1 है, और जो NO के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, 2 हैं। तो स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंगली हम ये कहते हैं कि 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 2 कितना आता है, यहाँ पे 3 आता है। तो इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन क्वांटिटी, लेकिन आप थर्ड ऑर्डर के अंदर ये वाली एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेशक साथ में हम मेंशन कर देते हैं दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू थर्ड, अकॉर्डिंग टू द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, मीन्स के स्लोएस्ट स्टेप है आपके पास। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है वो डिफरेंट केसेस हैं उसके अंदर। जैसे अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, चाहे थर्ड ऑर्डर है तो उसके अंदर मतलब है कि आपको 3 रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट की तमाम की कंसंट्रेशन आप सेम ले रहे हैं, या एक रिएक्टेंट की डिफरेंट ले रहे हैं, 2 की सेम ले रहे हैं, ठीक है, या आप तीनों की डिफरेंट ले रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास कुछ 4 केसेस आते हैं इन थर्ड ऑर्डर के। 4 केसेस के अकॉर्डिंगली बेसिक मेरे ख्याल से हम लोग 3 ही डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली 3 ही हैं, लेकिन ओवरऑल जो हैं वो 4 हैं, केसेस हैं। तो आज हम लोग अपने पहले केस की तरफ चलते हैं। कौन सा केस है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज सेम, जब तमाम रिएक्टेंट्स की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो सेम हो। इसके लिए हम लोगों को एक रिएक्शन सपोज करना पड़ेगा। हम लोगों का एक रिएक्शन जो है वो सपोज करना पड़ेगा, डेट इज़ द A + B + C gives rise to products। A + B + C gives rise to products। 3 रिएक्टेंट्स हैं, A रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट है और C रिएक्टेंट है। लेट्स सपोज कि जब ये रिएक्शन मेरा स्टार्ट हुआ, मैंने ये रिएक्शन लगाया तो टाइम पर 0 पर था। जब टाइम 0 पर था तो रिएक्टेंट की A की इनिशियल कंसंट्रेशन A है। इन कंसंट्रेशन को हम लोग लेते होते हैं मोल पर लीटर में।
तो यहाँ पे मैं यूनिट लिख देती हूँ, डेट इज़ द मोल पर लीटर। यानी कि आप सेकंड वर्ड में इसको ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं, या फिर आप इसको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ब्रैकेट के अंदर भी मेंशन किया जा सकता है, लेकिन वो खैर हम लोग रेट लॉ के अंदर करते होते हैं। ए की कंसंट्रेशन ए, बी की कंसंट्रेशन बी, ए लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम इनिशियल कंसंट्रेशन तमाम रिएक्टेंट्स की सेम ले रहे हैं। सी की कंसंट्रेशन भी क्या लेनी पड़ेगी? सेम लेनी पड़ेगी। जब टाइम ज़ीरो था, रिएक्टेंट इनिशियल कंडीशंस में रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी थी वो सेम थी और वो प्रेजेंट थी मैक्सिमम अमाउंट के अंदर। प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो थी वो ज़ीरो थी, क्योंकि टाइम ज़ीरो है तो ज़ाहिर है अभी अभी जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद जब टाइम ने टी को अप्रोच किया तो प्रोडक्ट्स के एक्स मोल, सपोज करें कि मेरे पास एक्स मोल बनना जो है वो शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, ज़ाहिर बी भी रिएक्ट कर रहा है तो बी की भी कुछ अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन के अंदर यूज़ होगी, सी की भी जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर यूज़ हो जाएगी। तो सपोज करें मैंने क्या किया, ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स कर दिया। अच्छा, जब हम रेट लिखते हैं, रेट लॉ की इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लोग रेट लॉ के अकॉर्डिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू दी रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट है, रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। यही चीज़ हम लोगों ने रेट लॉ के अंदर डिस्कस की थी, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए रेट जो है वो हम लोग ले लेते हैं, दैट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, विच इज़ इक्वल टू डायरेक्टली रिलेटेड करें तो तीनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करिए, ए की कंसंट्रेशन ए, बी की कंसंट्रेशन बी एंड सी की कंसंट्रेशन सी, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब हम क्या करेंगे, जब टाइम टी था, क्योंकि टाइम टी के ऊपर हम लोग ये ले रहे हैं, तो यहाँ पे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, क्योंकि टाइम के ऊपर टाइम ने जब टी को अप्रोच किया तो ए माइनस एक्स रह गई थी, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ए माइनस एक्स लेंगे। सेम ऐसे बी की भी ए माइनस एक्स लेंगे, सी की भी ए माइनस एक्स लेंगे। तो हमारे पास ये कुछ जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, दैट इज़ द रेट कांस्टेंट, ठीक है, के। इसको भी हम लोग पिछले रिएक्शंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, इन तीनों को मैं सेम लिखती हूँ मैथ के रूल के अकॉर्डिंग। ए माइनस एक्स जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाला जो रेट की इक्वेशन है वो यहाँ तक ये सॉल्व हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं वेरिएबल्स को साइड पर ले लूँगी, ठीक है, और कांस्टेंट को दूसरी साइड पर। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कंसंट्रेशन है डी एक्स, तो डी एक्स को मैंने इधर ही रखा। ए माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू के इधर ही था, डी टी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो इक्वेशन है वो यहाँ पे कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेट करनी है इस इक्वेशन को, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट करेंगे तो 1/a माइनस एक्स क्यूब डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे अगर इसका डेरिवेटिव लेना है ना, तो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे x है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मुझे प्रेजेंट करवाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, माइनस को स्टार्ट में भी ले लेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए माइनस मैंने स्टार्ट में ले लिया। उसके बाद 1/a माइनस एक्स उसकी क्यूब, ऊपर मैंने -1 प्रेजेंट करवाया, डॉट डी एक्स इज इक्वल टू
के कांस्टेंट है, के को बाहर निकाल लेंगे, के की इंटीग्रेशन नहीं होती, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है वो कुछ इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट में हम लोग इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं। हम लोग इस इक्वेशन को करवाएंगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में। माइनस यहाँ से पहले से ही था, माइनस को ऐसे ही रहने दें। जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास a माइनस एक्स की क्यूब है, तो पावर रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। a माइनस एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, ऊपर जाएगा तो ये -3 में ये हो जाएगा +1, नीचे देख, नीचे भी पावर ऐड हो जाती है, -3 + 1 इज इक्वल टू के वैसे ही कॉन्स्टेंट है। जब आप डी टी की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आ जाएगा सिंपल टी, और जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमेशा उसके साथ क्या आ जाता है, सी इज़ द कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस एक्स -2, नीचे भी देखें तो नीचे यहाँ पे क्या बन जाएगा, -2 इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, इसको इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करें तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस एक्स -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, a माइनस एक्स की पावर -2 में है, नीचे जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगी, 1/2 तो पहले से ही मौजूद था, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू के टी प्लस सी, ये इस चीज़ की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन आपके पास जो ये वाली इक्वेशन आई है, मैं इसको सपोज करें, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इस इक्वेशन को हम लोगों ने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ सी, सी इज़ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग अपनी इनिशियल कंडीशंस लगाते हैं। पुट इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस लगाएं। इनिशियल कंडीशंस कौन सी होंगी, जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, वो 0 थी। तो इनिशियल कंडीशंस के ऊपर यहाँ पे जब टाइम 0 है, x 0 है, तो पुट इन इक्वेशन 2, इसको आप इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें। वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी 1/2 a माइनस 0 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, क्योंकि टाइम की भी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे टाइम 0 और प्लस सी आ जाएगा। के 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट सी रह जाएगा। 1/, ये 0 का स्क्वायर तो वैसे भी 0 है, तो यहाँ पे 2 और नीचे इसका a का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली कुछ जो इक्वेशन है वो यानी कि जो सी की वैल्यू है वो आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। तो सी की वैल्यू क्या आई, सी इज इक्वल टू 1/2a स्क्वायर। इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें तो वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी, और सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2a स्क्वायर आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस तरफ लेके जाएं ताकि हम इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, सपोज करें मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे। 1/2 a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस में, इज इक्वल टू के टी। इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 2a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी। अब 2a माइनस एक्स 2
ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में इसी एलसीएम को सॉल्व करना है, तो हमें इसकी जो पावर है वो मतलब इसका जो फार्मूला है वो ओपन करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ, ए स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2ax प्लस एक्स स्क्वायर। मैथ के रूल के अकॉर्डिंग जब आप कोई भी फार्मूला ओपन करते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, तो वो आपके पास हमेशा जो है वो इसी फॉर्म में ओपन होता है, इज इक्वल टू के टी। वो मैं फार्मूला बता देती हूँ यहाँ पे। ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब भी हो तो वो हमेशा इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमेशा इसी फॉर्म में आता है, जब भी आप होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये फार्मूला जो है वो इसी फॉर्म में आ जाता है। अब इस इक्वेशन को मज़ीद आगे लेके चलेंगे हम लोग। इस इक्वेशन को मज़ीद जब आगे लेके चलेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये +2ax हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर ए माइनस एक्स का ए माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए माइनस एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर था और यहाँ पे भी होल स्क्वायर था, इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब इसको देखें, यहाँ पे प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकती हैं। उसके बाद हम लोग इसमें से x को कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन लें, पिछ वैल्यू क्या बनेगी 2a माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर और a माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू के टी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है जो हम लोग निकाल सकते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है जो को रिलेट करती है कंसंट्रेशन को विद द रेट कांस्टेंट एंड विद द टाइम। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें पता क्या चलता है, ये इक्वेशन हमें बताती क्या है, ये इक्वेशन हमें बताती है कि जो ये इक्वेशन है एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे, यहाँ पे है ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की, y इज इक्वल टू m और x टाइप की है या xm टाइप की है। इसके अंदर ये जो x है ये आपको डिनोट करता है कि x एक्सिस क्या है, ठीक है, y आपको डिनोट करता है कि y एक्सिस क्या है, और m क्या आती है, m आपके पास जो है वो स्लोप आती है इक्वेशन की, जो आपको यहाँ पे इन द केस काइनेटिक्स में आपको वो एक्सप्लेन करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंजिंग पैरामीटर विच चेंजेस विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसके साथ ये चेंजिंग होती है। तो अब ये इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। अच्छा, ये हम लोगों ने सपोज करेंगे हम लोगों ने ग्राफ जो है वो बनाया है इसका। ठीक है, अब ग्राफ में हम लोग ये क्या है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये चीज़ क्या है, ये आपकी आ जाती है वाई एक्सिस, ये इस तरह से आ जाती है। ठीक है, अब वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्या लेना है, वाई एक्सिस यहाँ पे जो इक्वेशन है वहाँ पे ये वाई कोरस्पोंड कर रहा है ये वाली स्पीशी। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं x 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी जो इक्वेशन आती है, मतलब जो चीज़ आती है वो आपका आ जाता है टाइम के साथ कंसंट्रेशन है, तो टाइम और जो चेंज इन कंसंट्रेशन है विद द टाइम, ये दोनों पैरामीटर्स जब एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा होता है, तो कंसंट्रेशन इज द एवर चेंजिंग पैरामीटर। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे सॉरी ये जो ग्राफ आता है, ग्राफ जब आप प्लॉट करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के अगेंस्ट, तो आपके पास हमेशा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। यहाँ पे इस इक्वेशन की जो स्लोप है, स्लोप जो है वो आपको एक्सप्लेन करेगी
स्लोप यहाँ पे जो है वो आपको एक्सप्लेन करेगी टू की के की वैल्यू को। ठीक है, हम लोग इसको यूँ भी कर सकते हैं कि 2a स्क्वायर को 2a स्क्वायर की जो वैल्यू है हम लोग 2a स्क्वायर को जो है वो ऊपर ले जाएं, मतलब दूसरी साइड पर ले जाएं के साथ। तो हम लोग इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे लिखें 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी, ये इक्वेशन है। 2a स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस एक्स a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर के टी। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जो है वो ये इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइम पर जब आप इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ज़ाहिर है वो जो स्लोप की वैल्यू होगी वो स्लोप की वैल्यू आपके पास ये m आ जाएगी। ये तो टाइम है, टाइम तो आपके पास हमेशा x एक्सिस को ही डोनेट करेगा और ये वाला पैरामीटर यहाँ पे y हो जाएगा और ये जो पूरी चीज़ है ये आपके पास क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। स्लोप आप कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप वहाँ से जो है वो उसकी स्लोप की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम का ग्राफ है जो आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने जो पहली इक्वेशन देखी थी, पहली इक्वेशन वो कुछ हमारे पास इक्वेशन इस तरह की आ रही थी, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 की बात कर रही हूँ। ये वाली जो इक्वेशन है वो आपके पास ऐसी कुछ इक्वेशन थी जो आपको इंटरसेप्ट को डोनेट कर रही थी। तो अगर आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ जो है वो कुछ यूँ बनेगा। अच्छा, मैं अब इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंगली ये ग्राफ बना रही हूँ। इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का ये ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ c, ये ग्राफ जो है वो यहाँ पे इंटरसेप्ट की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है वो ओरिजिन्स, ये जो ग्राफ है वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि ये y एक्सिस को कट करके यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो चीज़ है ये आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू है, डैट इज़ द 1/2a स्क्वायर। ठीक है, ये c है जो कि आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। x क्या है, x एक्सिस के ऊपर आप हमेशा टाइम को लेते हैं। y क्या है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंगली जो y है वो यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू है 1/2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन की फॉर्म में, और ये यहाँ पे ये जो स्लोप है वो स्लोप आपको रिप्रेजेंट करेगी k की वैल्यू को, रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट में हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस करनी है, वो है हमारे पास ये यूनिट्स ऑफ के। ठीक है, तो के की यूनिट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। यूनिट्स ऑफ के की यूनिट्स कैसे आएंगी। ठीक है, के की यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, के की यूनिट निकालने के लिए हम लोग अपनी जो फाइनल इक्वेशन है हम लोग उसको ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है वो कुछ यूँ आ रही थी। फाइनल इक्वेशन जो है वो हमारे पास कुछ यूँ आ रही थी। अगर हम उसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो k इज इक्वल टू, के की वैल्यू आ जाती है 1/2a स्क्वायर। ठीक है, 1/2a स्क्वायर t डॉट x 2a माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है वो, ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, अब जस्ट हमने क्या किया, 2a स्क्वायर दूसरी साइड पे था, हम लोगों ने इसको यहाँ पे जाके नीचे डिवाइड कर दिया। टाइम के साथ था तो हम लोगों ने टाइम को जो है वो दूसरी साइड पे जाके जो है वो डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो टाइम उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जब हम यूनिट्स निकालेंगे तो के की यूनिट्स कैसे आएंगी, ये भी कंसंट्रेशन है एक स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब है कि इसकी यूनिट क्या आ जाएंगी, यहाँ पे मोल पर dm³ और इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो टाइम है, टाइम की वैल्यू यहाँ पे सेकंड में आ जाएगी। एक्स भी कंसंट्रेशन है, एक्स की यूनिट भी आ जाती है मोल पर dm³। ठीक है, उसके बाद 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स इज़ द वन होल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या ले लेंगे, मोल पर dm³ ले लेंगे। नीचे देखें, नीचे यहाँ पे a माइनस एक्स इज आल्सो द कंसंट्रेशन, ये भी इसकी भी यूनिट मोल पर dm³ और इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। मोल पर dm³ को ये वाला होल स्क्वायर ये इन दोनों के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे इक्वेशन क्या बनेगी, पीछे यूनिट्स क्या बनेंगी, सेकंड मोल स्क्वायर dm माइनस 6। तो इसको जब मैं